हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है और हम ये वीकली करंट अफेयर पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशंस होता है। और मैं आपको बता दूं, अब तक हमने 22 अक्टूबर की प्रीलिम्स करंट को कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे आगे चलते हैं और ये आपका कॉम्बिनेशंस होता है विजन आईएएस के मैपिंग प्लस करंट अफेयर ऑफ द हिंदू, पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मैप न्यूज में रहे। तो पहला मैप से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, ये है सर्वेरिया का, कैपिटल है इसकी वेलग्रेड। एक्चुअली में ये न्यूज में क्यों रहा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यूरोपीय यूनियन और यूएसए है ना, इन्होंने क्या किया है, अपने जो इन्वॉय हैं, ठीक है, उनको यू कैन से दैट अर्ज किया है कोसोवो में एंड सर्वेरिया में टू रिज्यूम डायलॉग टू ईज सोरिंग टेंशंस। ओके, इस रिगार्डिंग तो कोसोव डिक्लेरेशन जो इंडिपेंडेंस की बात करें, कोसोव डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस जो कि 2008 में हुआ था, कहाँ से, सर्वेरिया से। बट सर्वेरिया हैज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द मूव। एक्चुअली में क्या हुआ है, सर्बिया ने इसको यू कैन से दैट मना कर दिया है इससे, किससे, कोसोवो डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस जो कि 2008 में हुआ था। अब हम थोड़ा सा सर्बिया, ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि सर्वेरिया जो है वो कैसी कंट्री है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लैंड ऑफ कंट्री है, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉर्डरिंग किन किन से होती है, तो वो थोड़ा सा आप अगर याद रख पाए तो दैट्स ए वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वोस्निया, हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, हंगरी। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा वोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। क्रोएशिया आपको वेस्ट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हंगरी कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ में आपको हंगरी मिल जाएगा, ठीक। ये हंगरी है आपका, ठीक। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, क्रोएशिया। और उसके बाद हम देखेंगे रोमानिया एंड बुल्गारिया, ये आपको रोमानिया मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, बुल्गारिया मिल जाएगा, ओके। और नॉर्थ मैसेडोनिया, ये आपको मैसेडोनिया मिल गया, ओके, क्लियर कट है। और मॉन्टेनेग्रो, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और ये अभी आपको मैंने बताया था वोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लियर कट है। तो आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देखनी होती है ज्यादातर कंट्री की, ओके। कुछ इसके जियोग्राफिकल फीचर्स को देखते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट इसका है मिड जोर्स है। और यहाँ पे रिवर तो बहुत सारी है, पर कुछ रिवर अगर माइंड में फीट हो पाए तो देख लेंगे आप, टैनुवा, टीसा, अनबुराला, ओके। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलती है नेक्स्ट मैपिंग, जिस जो बेनिन कंट्री है, इसकी कैपिटल है पोर्टो नोवो। एक्चुअली में क्या हुआ है कि एमईए उसने बोला है, सेड इंडिया इज अ बेनिन लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर, ठीक है। तो यू कैन से दैट मतलब वही है कि इसमें इंडिया जो है बहुत ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर है फॉर द बेनिन। सो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स के लिए क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ये देखनी है कि बेनिन के नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में कौन कौन सी कंट्री है। तो बुर्किना फासो आपको नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएगा, ओके। नाइजीरिया आपको ईस्ट में मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर हमें मिल जाता है, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा-सा छोटा दिख रहा है, ये बुर्किना फासो है, क्लियर कट है। यहाँ पे आपको नाइजीरिया मिल जाएगा, ओके। उसके बाद आपको टोगो मिलेगा, ये रहा टोगो आपका कंट्री। एंड देन फिर नाइजर जो कि आपको नॉर्थ में मिलेगा। देखिए मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, ये नाइजर है आपका, ओके। और अटलांटिक ओशियन जो कि आपका साउथ में पड़ेगा, ये रहा अटलांटिक ओशियंस। यहाँ पे क्या है, व्हाइट ऑफ बेनिन वे इन अटलांटिक ओशियंस बॉर्डरिंग बेनिन, नाइजर रिवर फ्रॉम द बेनिन बॉर्डर विद नाइजर। ये थोड़ी-सी आप याद रखेंगे, तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री में आपको कौन-कौन से मिल जाएँगे, बुर्किना फासो है, नाइजीरिया है, टोगो है, नाइजर है एंड अटलांटिक ओशियन इसके साउथ में मिलेगा, ओके। उसके बाद देखिए अटाकोरा माउंटेन्स, इट्स वेरी इंपोर्टेंट, ये 1-2 बार शायद आई थिंक सो पीसीएस या सिविल में इसका क्वेश्चंस बन चुका है। और अदर मेजर रिवर्स की बात करेंगे तो जैसे मोनो है, कुफो है, वोयुम है, ठीक है, माउंट सुकबारो है। अगर याद हो जाए तो दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज़ आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री तो एक बार देख लेनी है, ठीक है, कौन-कौन सी है। चलिए आगे देखते हैं, फिर मिलता है हमें वेनेजुला, इसकी कैपिटल है कैराकस, ठीक है। अब इसकी हम, ये जो है कि किसी कंट्री से टच करता है अपनी यू कैन से दैट बॉर्डर को। सो देखते हैं, कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशियंस, ये आपको नॉर्थ में मिलेगा। देखिए कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशियंस ये आपको नॉर्थ में मिलेगा। ग्योना आपको कहाँ मिलेगा, ईस्ट में, ठीक है। तो ये आपको ग्योना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये रहा ग्योना ईस्ट में, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ओके। उसके बाद ब्राजील, ब्राजील आपको साउथ में मिलेगा।
एंड देन कोलंबिया की बात करेंगे तो ये साउथ वेस्ट में मिलेगा। तो 4 कंट्री आपको दिख रहे हैं, इजीली समझ पाएंगे आप। कैरेबियन सी है, अटलांटिक ओशियंस है, ब्राजील्स है, एंड देन आपके पास फिर क्या मिल जाएगा, कोलंबिया। क्लियर कट है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, वही मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कतर, कतर की कैपिटल दोहा। और ये एक्चुअली में इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री अब देखेंगे क्या है इसमें। अ कोर्ट इन अ कतर सेंटेंस्ड 8 फॉर्मर पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी टू डेथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लगभग 8 इंडियन जो हैं उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री में ये आपका पड़ता है वेस्ट एशिया में, और इसकी जो बॉर्डर शेयरिंग है वो किसके साथ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको सोलो आइलैंड्स, ये सोलो लैंड्स, यू कैन से दैट बॉर्डर विद द सऊदी अरेबिया, विद द रेस्ट टू टेरिटरी बीइंग सरेंडर्ड बाय द पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ, और यहीं आपको क्या मिल जाएगा, सोलो आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कतर है आपका, ये सऊदी अरेबिया है, इधर आपका यूएई है, ठीक है। उसके बाद बहरीन है ये, ठीक है। सो वेस्ट कोस्ट में तो इसके पर्शियन गल्फ है, ये अभी मैंने आपको बताया, पर्शियन गल्फ वेस्ट कोस्ट में। और इट हैज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है किसके लिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए, ओके। अच्छा, यहाँ पे कोई भी फ्रेश वाटर की कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, यहाँ फ्रेश वाटर की कोई बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कतर में फ्रेश वाटर नॉट प्रेजेंट। क्लियर। अच्छा, फ्रेश वाटर नॉट प्रेजेंट का मतलब यहाँ कोई बॉडी नहीं है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स करंट में। तो प्रीलिम्स करंट में हमने 22 तक देख लिया, 21 तक देख लिया था आई मीन। अब 21 से 21 के बाद हम 22 से 23 अक्टूबर चलते हैं और देखते हैं क्या इंपोर्टेंट न्यूज रही। सबसे पहले आपको मिलता है कस्तूरी, कस्तूरी कॉटन भारत, है ना। तो ये क्या है, ये एक एक्चुअली में वेबसाइट है, और जिसमें ब्रांड और लोगो तैयार किया जाता है इंडियन कॉटन का, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कह सकते हैं आप प्रीमियम वैल्यू जो है उसको क्रिएट करने का काम करती है, कॉटन को ग्रो करने का काम करती है इन इंडिया एज पर द बेंचमार्क स्पेसिफिकेशंस, ओके। और ये प्रमोट करती है कॉटन के एक्सपोर्ट्स को। क्लियर कट है क्या, कस्तूरी कॉटन भारत, ये क्या है, वेबसाइट है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि एक्चुअली में चीज है क्या, ओके। इसको इनिशिएट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, द कॉटन कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया एंड ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है डोगरा डायनेस्टी। एक्चुअली में डायनेस्टी का जब भी कोई ओल्ड वाले ट्रेडिशंस में क्वेश्चंस आप देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ डायनेस्टी ऐसी मिल जाएंगी जो न्यूज में रही, वही क्वेश्चंस में पूछ ली गई, ओके। सो फाउंडर इसके कौन है, महाराजा गुलाब सिंह जब्बाल, जो जम्मू में पढ़ते हैं, ठीक है। डोगरा डायनेस्टी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डोगरा डायनेस्टी एक्चुअली में जम्मू में है, और महाराजा गुलाब सिंह इसके कौन है, फाउंडर हैं। ट्रीटी अमृतसर हुई थी, ब्रिटिश ने मतलब इसको छोड़ दिया था कश्मीर को, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई। ये एक्चुअली में एक स्पेसीज है बटरफ्लाई की, और उसकी फैमिली है हैस्पिरिड फैमिली स्पेसीज, ठीक है। ये स्पेसीज है, और फैमिली कौन सी है, हैस्पिरिड्स फैमिली, किसकी, पैंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई। हैबिट्स की बात, हैबिटेट की बात करें तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल में मिलेगा, साउथ इंडिया में मिलेगा, और रेयर ये कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में। थोड़ा सा आप देख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में फाउंड होता है पैंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई। ये तो स्विफ्ट गाड़ी का नाम थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, ओके। डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट, यू कैन सी दैट, ये आपको हिमाचल चंपा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली थी। चलिए आगे देखते हैं, ग्लोबल टैक्स इवेजन्स रिपोर्ट्स 2024, इसको रिलीज किया गया था, इसको रिलीज किया गया है यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसको क्या किया गया है, यू कैन से दैट, रिलीज किया गया है, ओके। प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में बात करते हैं, तो ये किसका इनिशिएटिव है, इंडियन आर्मी का एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, यू कैन से दैट यूएसआई। तो यूएसआई और इंडियन आर्मी का क्या है, ये इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट उद्भव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इसका ऑब्जेक्टिव है सिंथेसाइज करना एंशिएंट जो भी विजडम्स हैं विद कॉन्टेम्परेरी मिलिट्री प्रैक्टिस। यू कैन से दैट पुरानी जो मिलिट्री प्रैक्टिस थी और जो अभी की प्रैक्टिस है, इन दोनों को यू कैन से दैट मिक्स करके एक अच्छी मिलिट्री प्रैक्टिस को निकाल लेना फॉर द मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंज के लिए, ओके। अच्छा आगे देखते हैं फिर हम, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में देखिए, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है, या फिर तुरुक्कुलल है,
ये त्रुक्कल जो है तमिल टेक्स्ट है, ठीक है? और इसको लिखा गया था बाय दी थ्रुवेल्लुर के द्वारा, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे उद्भव, तो ये एक्चुअली में मिलिट्री एक्सरसाइज को कॉम्बिनेशंस करके एंशिएंट एंड मॉडर्न को करके एक मॉडर्न और टेक्निक निकालना। अच्छा, उसमें से ये थोड़ा-सा आपको इंक्लूडेड रहेगा, चाणक्य अर्थशास्त्र एंड थ्रू क्रूरल्स, ठीक है? अब आ जाते हैं हम गगनयान। तो गगनयान की अगर हम थोड़ी-सी बात करें, तो इंडिया ये ह्यूमन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस है, जिसका एम है जो 3 क्रू मेंबर हैं, ठीक है? उनको लो अर्थ ऑर्बिट लगभग जो कि आपका 400 किलोमीटर तक होगा, उसमें लगभग इनको 3 दिन तक रखना है, ठीक है? तो ये किसका है? गगनयान का। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इंडिया बिकम द 4th, अब इसके बाद इंडिया क्या होगा? ये चौथा कंट्री हो जाएगा टू सेंड अ क्रू स्पेसक्राफ्ट टू स्पेस। तो पहला कौन-सा है? यूएसए, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और चौथा इंडिया। ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे। क्रू मेंबर भेजने में हम क्रू मेंबर समझते हैं ना? जैसे ये आपका स्पेसक्राफ्ट है, तो इसमें मान लीजिए आपके 3-4 आदमी भेज दिए गए। तो यूएसए भेज चुका है, रसिया भेज चुका है, चाइना भेज चुका है, अब इंडिया का भी नंबर है। ओके। अब हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है फिर हमें मिल जाता है टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशंस। इसको मैंने हालाँकि एक बार आपको कराया था, फिर करा दे रहा हूँ। इसका एम है, ये चेक करेगा जो क्रू यू कैन से दैट एस्केप सिस्टम्स, क्रू मॉडल्स टू सेफ्टी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। मान लो कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, तो जो क्रू मेंबर है, उनको बाहर कैसे, मतलब कैसे एस्केप किया जाएगा, ये सारे काम कौन करेगा? टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशंस। तो ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे कि टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशंस है, ये एक्चुअली में क्रू मेंबर को यू कैन से दैट फ्लाइट से एस्केप एस्केप करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, फिर हम 24 अक्टूबर पे आ जाते हैं, जो पीआईबी द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशंस होता है। सो देखेंगे एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति, ये एक्चुअली में इंडिया और मलेशिया के बीच है, बस इसमें इतना ही समझना है। आगे देखते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल्स। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? टू कंफर्म करने के लिए क्या? अ बैन ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक एसोसिएशंस है, ठीक है? जो डीम्ड यानी कि जो क्या अनलॉफुल, जो भी अनलॉफुल चीजें होती हैं उनको डीम्ड करता है, और द सेंटर हैज टू रेफर इट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। और सेंटर को क्या करना चाहिए? जो भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी दिखती है उनको सेंटर को लगभग यू कैन से दैट ट्रिब्यूनल्स को 30 दिन के अंदर भेज देना चाहिए। द ट्रिब्यूनल्स उसके बाद डिसाइडेड करेगा देयर एनफ रीजंस फॉर द अनलॉफुल लेवल्स। तो कुल मिला के ये सेंटर की ड्यूटी है कि वो 30 डेज के अंदर जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी है उसको ट्रिब्यूनल्स को भेजे, और ट्रिब्यूनल्स 30 डेज के अंदर डिसाइडेड करेगा कि भाई ये जो है अनलॉफुल है। ओके। उसके बाद देखते हैं नैनो डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी लिक्विड, ठीक है? इसको तो आप कह सकते हैं कि कंट्री का पहला नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा। और ये बनेगा कहाँ? गुजरात में। ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे। और डाई अमोनियम फॉस्फेट लिक्विड की बात करें, एक्चुअली में ये एफिशिएंट सोर्स है इसका नाइट्रोजन और फास्फोरस का। ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे। इसके बेनिफिट क्या होंगे? जैसे क्रॉप यील्ड को ये बढ़ा देगा, फार्मर, अब सीधी-सी बात है, जब क्रॉप यील्ड बढ़ेगी तो फार्मर की इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है? और ये ट्रांसपोर्ट एंड रिडक्शंस इन अ केमिकल यूसेज। तो हम जो केमिकल यूजेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्लूडेड 8 पॉल्यूटेंट। ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे कि एयर क्वालिटी यानी कि AQI में 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? देखिए पीएम 10 है, पीएम 2.5 है, तो ये थोड़ा-सा याद रखेंगे, पीएम के तो दोनों हैं ही, ठीक है? ओज़ोन है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड यू कैन से दैट CO है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है, सल्फर ऑक्साइड SO2 है, और लेड PB है, अमोनिया NH3 है। अब इसमें क्या-क्या नहीं है वो थोड़ा-सा याद रखेंगे, CH4। मीथेन है कहीं? नहीं है, ठीक है? और एक आध देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं दिख रही है आपको? नहीं, ठीक है? और देखो थोड़ा-सा, तो आपको याद रखना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये 2 गैसेस आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें इतना पता है ना कि कौन-कौन सी चीज़ नहीं है, तो आप इज़िली एलिमिनेट कर लेंगे। अब आप पूरा याद करेंगे, हो सकता है आपसे कन्फ्यूजन हो जाए। क्लियर कट है? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, एफएसएसआई। देखिए एफएसएसआई क्या चाहता है कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट पे अब आप एक क्यूआर कोड बनाएँगे, और उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिलाया है आपने और क्या चीज़ नहीं मिलाई है, क्या नहीं मिलाया है, ये सारी चीज़ें आप इस पे लेबल करके चिपका देंगे, जिससे आम आदमी इसको क्यूआर कोड को स्कैन करे, एंड देन फाइनल उसको सारी चीज़ें उसके बारे में
मिल जाए, ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग एफएसएसआई ने अभी एक्चुअली में रिकमेंडेशन किया है कि भैया क्यूआर कोड को भी इंक्लूड किया जाए, किसमें, फूड प्रोडक्ट में, ठीक है, जिसमें आपके इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स मिला है, क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी, क्या एलर्जेंस हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी, क्या डेट है, बेस्ट वी फॉर यूज, कब तक उसे यूज करना चाहिए, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीजें मेंशन करी जाएंगी क्यूआर कोड में, फूड लेबलिंग में, ठीक है। तो उसको रिकमेंडेशन कौन कर रहा है, एफएसएसआई। चलिए आगे चलते हैं। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कर्टेल पॉल्यूटेंट्स, तो यू कैन से दैट, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे छूट गया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव चलाई है पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यू कैन से दैट एनएसीपी, हो सकता है आपसे पूछ ले, सफर, ये भी चलाई गई है, एनएक्यूएस, ये भी चलाई गई, ये तीनों इनिशिएटिव हैं पॉल्यूटेंट को कर्टेल करने के लिए। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है नेशनल कॉपरेशंस एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी एनसीएल, तो उसको स्टेबलाइज कब किया गया था, यू कैन से दैट 2030 में, है ना, और ये रजिस्टर्ड है मल्टी स्टेट कॉपरेशन सोसाइटी एक्ट 2002 के थ्रू। ये क्या है, एज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ए कॉपरेशन सेक्टर एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे देखिए सीधी सी बात है, पहले आप थोड़ा सा बॉडी को अगर निकला लेंगे तो आपको समझ में आएगा, नेशनल कॉपरेशन एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स को सीधी सी बात है ये इंक्रीज करने के काम करेगा, तो वही है, increase exports, making farmer prosperous, providing global market for organic product, ठीक है, ये सारे काम किसके हैं, एनसीएल के। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम आ जाते हैं 25-26 अक्टूबर 2023। देखिए एक्चुअली में क्या था ना, 26 को इतनी इंपोर्टेंट नहीं थी, तो मैंने क्या किया, 25 वाले में ही इसको मिक्स कर दिया। तो देखते हैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस अनटाइमली अनटाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रगति, ठीक है, ये स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में। ओके, और इट इज ए मल्टीपर्पज एंड इंटरेक्टिव आईसीटी प्लेटफॉर्म है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एड्रेस करती है क्या, जो भी आपकी शिकायतें हैं, साइमल्टेनियसली मॉनिटर और रिव्यू करती है जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम और जो प्रोजेक्ट हैं किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं, प्रगति के, क्लियर कट है। और ये मल्टीपर्पज एंड इंटरेक्टिव आईसीटी प्लेटफॉर्म्स, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है ट्राइबल सॉरी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यू कैन सी दैट ट्राइफेड इट्स a very important body for the UPSC prelims exam because many tribals you can say that words है ना comes in the UPSC। ओके, सो इसको स्टेबलाइज किया गया था 1987 में, और किसके अंडर किया गया था, मल्टी स्टेट कॉपरेशन सोसाइटी 1984 के थ्रू। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो कुल मिला के ये है कि ट्राइबल पीपल का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इन द कंट्री में, बाय वे किसके थ्रू, जैसे मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट। तो ट्राइबल प्रोडक्ट जो भी हैं उनको यू कैन से दैट मार्केट में लाकर खड़ा कर देना, जिससे कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक यू कैन से दैट ग्रोथ हो पाए। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा रिसेंटली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार जब आप यूट्यूब चलाते होंगे तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि एक ऐड आता है, वो आई थिंक उसमें तेल दिखाया जाता है जो बालों के लिए है ना, और उस ऑयल में ये बताया जाता है कि वो जड़ी-बूटियों से बना है। आई थिंक वो कर्नाटका साइड के लोग हैं, 3-4 लोगों के काफ़ी लंबे-लंबे बाल हैं, है ना? तो ये ट्राइबल प्रोडक्ट्स है, समझ रहे हैं? तो इसको यू कैन से दैट जब उनका प्रोडक्ट बिचेगा तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वैसे भी अच्छी होगी, समझ रहे हैं ना आप? चलिए आगे देखते हैं, फिर हम 25 बाई 25 टारगेट, ये कौन-सा टारगेट है भैया? इसको स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के द्वारा, यू कैन से दैट WHO, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2013 में आई थिंक, ओके? और टारगेट क्या है, 25% रिडक्शंस करना है किनमें, प्री मैच्योर मोर्टेलिटी में, है ना, फॉर द 4 एनसीडी यानी कि नॉन कम्युनिकल डिजीज, 4 नॉन कम्युनिकल डिजीज को कम करना है बाई 2025 में, इसलिए इसे 25 बाई 25 टारगेट दिया गया है। अब देखते हैं, फिर हमें मिलता है, कुल समझ गए ना 25 बाई 25 टारगेट क्या है, 4 नॉन कम्युनिकल डिजीज को कम करना है। अच्छा, अब देखते हैं यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, ठीक है। ये एक्चुअली में सबसे पहले इस टाइप की जब भी बॉडियां आती है ना, तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये एलबी है कि नहीं। एलबी का मतलब होता है लीगली बाइंडिंग, तो यस ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, बस। उसके बाद इसमें अगर आपको कुछ भी याद रहे या ना रहे डजेंट मैटर, बट आपको इतना जरूर याद होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है कि बाइंडिंग है कि नहीं है।
इसका ये स्टेबलाइज हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका वोन जर्मनी में है और ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। मेंबर इसमें 197 हैं। अच्छा, अब क्या है, इंडिया की बात करें तो इंडिया एक्चुअली में सिग्नेटरी है यूएनसीसीडी का, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप इससे अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये क्या है? यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सीधी-सी बात है, डेजर्टिफिकेशन के लिए तो कोई भी लीगली बाइंडिंग ही करना पड़ेगा, तभी हम इससे निजात पा पाएँगे। तो इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू यूएनसीसीडी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज़ अ नोडल मिनिस्ट्री, जो क्या करती है, ओवरसीज मतलब देख-रेख करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन इन द कंट्री, यानी कि यूएनसीसीडी के जितने भी कन्वेंशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। इसको रिलीज किया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट, यूईसीडी। ये आपने सुना होगा, ओईसीडी। तो ओईसीडी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, यू कैन से दैट एडीबी। एडीबी की जो स्थापना है, इसमें सबसे पहले आपको देखिए, इसका क्वेश्चन जब बना था ना, तो वो आपको शेयर होल्डर के ऊपर बना था, वो मैं आपको करा दूंगा। पर आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बॉडियां हैं जो मैं करा रहा हूँ आपको। एस्टेब्लिश हुई थी 1996 में, मनीला फिलीपींस में। और इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये इन्विजन्स अ प्रॉस्परस, इंक्लूजन, रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक के बारे में बात करता है, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty in the regions। तो कुल मिला के ये है कि जो पॉवर्टी है उसको इरिडिकेट, यू कैन से दैट, यानी कि उसे इरिडिकेट करने के लिए ये बॉडी जो आई है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अच्छा, इसमें मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। यस, सबसे पहले तो आपको कोई भी बॉडी है तो इंडिया के बारे में पता करना है मेंबर है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है तो आपसे इतना ही पूछ लिया जाता है कि उसमें 3-4 जो है आपके ऑप्शन दिए होंगे और उसमें ऑप्शन में ये इंक्लूडेड होता है कि इंडिया इज़ अ मेंबर और नॉट। अदर की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इज़ बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर है, वही सारे डिसीजन लेता है। ओके। अच्छा, शेयर होल्डर की बात करें तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर एशियन डेवलपमेंट बैंक के जापान का है, यूनाइटेड स्टेट का है, चाइना का है, इंडिया का है और ऑस्ट्रेलिया का। थोड़ा-सा आप उसको याद कर लेंगे, जस्सिया, ठीक है? जस्ट सी, हाँ, मतलब जापान, अमेरिका और फिर चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर कट है? चलिए आगे देखते हैं। प्रीलिम्स करंट में फिर हम देखते हैं 27 अक्टूबर 2023 का पीआईबी द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का क्या कॉम्बिनेशंस है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एटीआर, ये एक्चुअली में तमिलनाडु में। सबसे पहले जब भी टाइगर रिजर्व आए तो आपको उसकी लोकेशन देख लेनी है कि भाई इस टाइगर रिजर्व की लोकेशंस क्या है। ओके, और ये सराउंडेड किसके द्वारा है वो हम देखेंगे। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ऑन द ईस्ट में पड़ता है इसके, और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इरावुकुलम नेशनल पार्क, ये आपके साउथ वेस्ट में पड़ेगा। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे देखिए वाल्सम और ऑर्चिड्स, ये फ्लोरा हैं। फ्यूना की बात करेंगे तो बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट्स, नीलगिरी तार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यू कैन सी दैट पीएम श्री। ये क्या है? ये एक्चुअली में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट ए सेक्टर। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी देख रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख रही है किसको? पीएम श्री को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना लगभग 14,500 स्कॉलर को अक्रॉस इंडिया, ठीक है? और बाय स्ट्रेंथिंग क्या? सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्कूल्स बीइंग मैनेज्ड बाय ऑल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है? और इसका काम क्या है? ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, मेकिंग चिल्ड्रन एक्टिव एज पर द विजन्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू। ओके, तो ये एजुकेशन को लेके है पीएम राइजिंग। उसके बाद हम देखते हैं, फिर हमें मिलता है ओस्टियोपोरोसिस या साइलेंट डिजीज। तो ये बोन डिजीज है, बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि ओस्टियोपोरोसिस और साइलेंट डिजीज ये कौन सी डिजीज है। ये बोन डिजीज है, मतलब हड्डियों वाली डिजीज है, ठीक है? ये दैट केसेस अ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। इससे क्या होता है कि जो हमारी हड्डी है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर, जिससे फ्रैक्चर बनने के चांस ज्यादा होते हैं। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। और लिमिटेड की बात करेंगे तो उसकी फुल शॉर्ट फॉर्म निकल आएगी बीबीएसएसएल। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको स्टेबलाइज किया गया था 2003 में। किसके अंडर किया गया था? मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी, एमएससीएस एक्ट 2002 के थ्रू। इसका एम क्या है? इसका एम है प्रोडक्शन प्रोडक्शन करना, टेस्टिंग करना, सर्टिफिकेट देना,
प्रोक्योरमेंट करना, प्रोसेसिंग ऑफ द सीड इन द कंट्री, ये सारे काम हैं किसके? भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एससीओ। इसकी उत्पत्ति हुई थी 2001 में संघाई के द्वारा और 5 कंट्री थे इसमें, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान जो एक साथ थे और एक उज़्बेकिस्तान भी था। मेंबर अभी कितने हैं इसमें? 9 हैं। 9 में से आपको 6 ये मिल गए, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, ओके? और 3 ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ओके? तो हम बात करते हैं इसके गोल की, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये इंश्योर करता है, मेंटेन करता है क्या? पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन्स। तो रीजन में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का काम करता है कौन? संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है इसमें? हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे एशियन डेवलपमेंट की हाईएस्ट गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है, ठीक है? परमानेंट बॉडी जिसमें है सेक्रेटरी इन बीजिंग जो कि चाइना, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं एंड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि आरटीएस है ना, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। चलिए अब 28 अक्टूबर 2023 को देखते हैं क्या इंपोर्टेंट रहा है हमारे लिए। सो यहाँ पे मिलता है आपको गोदावरी वर्ल्ड सेंचुरी, ये एक्चुअली में कर्नाटका में है, ठीक है? इसकी सिर्फ लोकेशंस आपको देखनी होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्डामोम यानी कि इलायची की बात करें या ट्यून ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों की रानी। इसकी ये नेटिव जो है इंडिया, बर्मा और श्रीलंका की है इलायची, ठीक है? ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे। फाउंड कहाँ होती है? ये एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, समझ गए आप? सोइल कौन-सी है इसमें? एसिडिक होनी चाहिए जो कि नेचर में हो, ठीक है? रेनफॉल यहाँ कितना चाहिए इलायची के लिए? 15 से 4000 एमएम। टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे परफ्यूम, मेडिसिन और कॉस्मेटिक का यूज़ होता है इसका, इलायची का, ठीक है? आगे आ जाते हैं इज़ेक्टा होलो, ये क्या है? देखिए जहाँ पे हमने चंद्रयान 3 को लैंड किया था तो वहाँ जो होल हुआ था उसे हम इज़ेक्टा होलो कहते हैं। उसी के रिगार्डिंग है व्हेन द विक्रम लैंडर जो कि चंद्रयान 3 का था, चंद्रयान 3 मिसाइल मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ए मून क्रिएट ए ब्राइट पैच। पैच समझते हैं ना? जिससे मतलब एक गड्ढा टाइप का हो जाए। कॉल्ड एज ए इज़ेक्टा होलो। अभी मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर यानी कि विक्रम लैंडर उतरा था उसी जगह को हम क्या बोलेंगे? इज़ेक्टा होलो। हालाँकि उसके नामकरण भी हुए हैं, बट जो पैचेस हुआ है उसको हमें इज़ेक्टा होलो बोलना है, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है लियोसियोर्स और लोरोनोसियोर्स, ये एक्चुअली में रेप्टाइल्स हैं। ये इस देखिए कई बार ऐसा ही पूछ लिया जाएगा कि भई ये क्या है? स्पीशीज़ है, रेप्टाइल्स है, स्पेसक्राफ्ट है, ऊर्स है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये एक्चुअली में क्या है? तो लियोसियोर्स और लोरोनियोसियोर्स ये रेप्टाइल्स हैं। पीएम मातृ बंधन योजना यानी कि पीएमवीवाई, ये इसको मिनिस्ट्री कौन-सी देख रही है? मिनिस्ट्री वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देख रही है इसको। टाइप ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड तो आप समझते होंगे ना कि जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग 100% नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो फाइनेंशियल इन अ क्रिएटिव टू कंपनसेट फॉर द वेजेस लॉस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी यू कैन सी दैट वेजेस लॉस होता है उसको यू कैन से कंपनसेट करने का काम करती है। मात्र है तो माता से रिलेटेड ही होगी। बेनिफिट्स जो है किस किस को होते हैं जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेंट मदर है यानी कि पीडब्ल्यू और एलएमओ। चलिए आगे देखते हैं। बन्नी फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ये थोड़ा सा आप याद रखें। और ये सेलिब्रेट होता है किसकी विक्ट्री में? लॉर्ड मल्लेश्वरा स्वामी के विक्ट्री में और गॉडेस पार्वती कवर डेमन मनी एंड मल्लासुर, ठीक है? अच्छा, और इसको हेल्ड किया गया किसके द्वारा? मल्लेश्वरा स्वामी टेम्पल में इसको हेल्ड किया जाता है। किसको? वन्नी फेस्टिवल जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बीटलगिज़ एंड थिरुविथ्राई एंड आद्रा। ये क्या है? ये स्टार है। देखिए ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीटलगिव्स एंड थिरुविथाराई एंड एर्डरा ये क्या है? स्टार। बायोगैस की बात करेंगे तो यहाँ मिक्सचर किसका होता है? बायोगैस में मिक्सचर जो मीथेन का यानी CH4, CO2, ओके? एंड स्मॉल क्वांटिटी में अन्य गैस होती है। तो आप थोड़ा-सा याद रखेंगे CH4 और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है बायोगैस, ठीक है? इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1919 में हुई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना स्टैंडर्ड एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, क्रिएट क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इनकम्स, एनहांस कवरेज, इफेक्टिवनेस ऑफ द सोशल प्रोटेक्शंस ऑफ ऑल, ठीक है? मेंबर कितने हैं इसमें? 187, ठीक है? और डिसेंट वर्क एजेंडा की बात करें जो हेल्प करता है एडवांस द इकोनॉमिक एंड वर्किंग कंडीशंस को
और रिपोर्ट कौन-कौन सी जारी करता है, तो ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट है, सोशल आउटलुक है, सोशल डायलॉग है, ये सारी रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? आईएलओ, यू कैन सी दैट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिल जाती है प्रीलिम्स करंट जो कि 29-30 की सेम है, ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने एक में करा दी। पिचवाई पेंटिंग ये आपकी विज़न में दी गई है, तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ ये राजस्थान में पड़ती है आपकी और इस ये क्या होता है, ये एक्चुअली में कपड़ों पे बनाई जाती है और टाइल्स पर भी इसको डिपिक्ट किया जाता है फ्रॉम द लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ है उसको, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग यानी कि स्विम, ये प्रोजेक्ट है जिसको नासा ने चलाया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड करता है डिटेल किसकी व्यू ऑफ मार्स सब सरफेस आइस। तो मार्स पे जो भी सब सरफेस आइस हैं उनको यू कैन से दैट डिटेल प्रोवाइड करने का काम करता है स्विम, ओके। मार्स हैज़ बोथ वाटर आइस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं पन्नामलाई पेंटिंग, ये एक्चुअली में तमिलनाडु में है और तालाग्रीश्वरा टेम्पल में ये एक्चुअली में प्रिंटेड है और ये पेंटिंग क्या शो करती है लॉर्ड शिवा को, ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे पन्नामलाई पेंटिंग और जिसमें उनके 8 हाथ हैं, डांसिंग कर रहे हैं वो और उसका नाम है लता थिलागम्भाई, सॉरी माय प्रोनंसिएशन, तो लता थिलंगावई, ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, ये जो है शिव का नाम है, ठीक है? जो 8 हाथ में डांस कर रहे हैं। टेम्पल बिल्ड की बात करेंगे तो पेंटिंग वियर अ क्लोथ रिसेम्बल टू पेंटिंग जंत एंड चित्तन वसाल्स, ठीक है। टेम्पल कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो पल्लवा किंग नरसिम्हा हर्षवर्धना ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया और जो कि आपकी पॉपुलरली नोन है किसके लिए राजसिम्हा के लिए। तो किंग नरसिम्हा अ, नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो राजसिम्हा के नाम से फेमस है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं सिस्मिक स्वार्म क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूँ कई अर्थक्वेक आते हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है? और वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है? तो उसे ही हम क्या बोलते हैं सिस्मिक स्वार्म्स कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं स्वार्म सॉरी। फिर हमें मिलता है टाइगोन्स स्पेस स्टेशन। अब टाइगोन जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चाइना का होगा। क्लियर है, ठीक है, सही लगाया। तो बिल्ड किया गया है चाइनीज़ मैन्ड स्पेस एजेंसी के द्वारा यानी कि सीएमएस के द्वारा टू ऑर्बिट इन अ लो अर्थ ऑर्बिट में और इसमें लगभग 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे और लाइफ स्पैन जो है इसकी 15 साल है और ये बहुत ज़्यादा छोटी है इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। इसलिए बहुत ज़्यादा छोटा है टेंगवांग स्पेस स्टेशन। चलिए आगे देखते हैं फिर हमें मिलती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम। ये एक्चुअली में क्या है ये मशीन लर्निंग मॉडल्स है जिसमें क्या होता है कॉम्प्रिहेंड तरीके से जनरेट किया जाता है ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट को जैसे आपने चैट जीपीटी देखी होगी, ठीक है, वो इसी पे काम करती है। चलिए आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि टोट। ये क्या है भैया, ये अंडर टोट मॉडल द सेंटर गिव्स टोल कलेक्टिवली राइट टू प्राइवेट ऑपरेटर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो कुल मिला के ये है टोट यानी टोल ऑपरेट ट्रांसफर में एक प्राइवेट ऑपरेटर को क्या दिया जाता है कलेक्टिव राइट दे दिया जाता है कि भैया आप ठीक है सेंटर ने उसको कलेक्टिव राइट दे दिया कि आप आराम से टोल कलेक्ट कर दीजिएगा। अच्छा आगे क्या होता है फिर इसमें टोट मॉडल इज ट्रीटेड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के रूप में काम करता है, क्लियर कट है। फिर हमें मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इसी का पार्ट से ये सिमिलर एज द म्यूचुअल फंड की तरह होता है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इनेबल करता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ऑफ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ठीक है। एंड उससे वो क्या करते हैं स्मॉल पोर्शंस इनकम इन रिटर्न्स उसमें वो वापस कर देते हैं, कुछ जो भी आई थिंक उनके पास वापस होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है 31 अक्टूबर 2023 का इंडियाज़ इनिशिएटिव टू टैकल प्लास्टिक। प्लास्टिक को टैकल करने के लिए हमने क्या-क्या किया है भैया? देखिए सबसे पहले हमने बैन ऑन आइडेंटिफाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी कि इसको हमने बंद कर रखा है जुलाई 2022 से। एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ये पूछा जा चुका है आपसे यूपीएससी में, आप नहीं तो लास्ट वाली पीवाई पे देखें आपको मिल जाएगा। और इसको यू कैन सी दैट किसके द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के थ्रू। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट 2021 में आया और प्रोजेक्ट रीप्लान यानी कि रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर्स ये आपकी होगी, ठीक है। और उसके बाद हमें मिलता है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में पड़ेगी। कांजीकड़ ये देखिए थोड़ा-सा आप याद निकालेंगे तो ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि प्रचंड ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड पूरा नाम है इसका। इसको डेवलप किया गया है इसके द्वारा मल्टी रोल इसको किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है? और ये एयर टू एयर मिसाइल्स है, थोड़ा-सा आप याद रखेंगे।
चलिए आगे चलते हैं फिर हम। आगे मिलता है हमें प्रिजनर डायलेमा। ये क्या है भैया? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन अ गेम थ्योरी, ठीक है? गेम थ्योरी में बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम है ये, और ये पैराडॉक्स है जिसमें डिसीजन एनालिसिस किया जाता है। टू इंडिविजुअल एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट डू नॉट प्रोड्यूस द ऑप्टिकल आउटकम। हाँ, ये बात सही है। कोई भी ऑप्टिकल आउटकम नहीं निकलता है इससे। रीज़न क्या है? ऑनलाइन है। चलिए उसके बाद हमें मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन, आई थिंक वो दोनों ही है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, इसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यू कैन से दैट यूएनईपी। आगे देखते हैं ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड्स यानी कि जीपीएमबी। इसकी उत्पत्ति जो है 2018 में हुई, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और ये 2014 और 16 में किसके रीजन से? इबोला एपिडेमिक की वजह से, ठीक है? फंक्शन की बात करें तो रेस्पॉन्सिबल ये एक्चुअली में रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोड्यूसिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अ सिंगल ऑथोरिटी एंड एक्शनेबल रोड मैप फॉर ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस, ठीक है? अच्छा, इसमें मेंबर कितने हैं? इसमें 15 मेंबर हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं, हेड ऑफ एजेंसी भी हैं और इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं। ओके, सो हमने देखा किस तरीके से अपनी प्रीलिम्स करंट को हमने अच्छी तरीके से कवर किया। मैं आपको फिर बता दूं, आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, जिस साइड से भी आप करंट तैयार कर रहे हैं, करते रहिएगा। बट अगर आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मेरी वीडियो ज्यादा देर की नहीं होती है, अगर मंथली देखोगे तो आई थिंक 2 आवर्स है, और वैसे वीकली देखोगे तो लगभग 1 आवर के अंडर में ही होती है। तो इनसे आपका क्या होगा? एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा, मोटा मोटा रिवीजन हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का होता है, तो और एंड विजन का भी होता है इवन। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, आईएएस बाबा का भी होता है, और थोड़ा-सा और मैं बता दूँ आपको, ये कॉम्बिनेशंस आपका पेंडुलम का भी होता है, ठीक है? शून्य आईएएस का भी होता है। तो आप क्या करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन आपके काम आ जाएगा, जो भी मुझे न्यूज़ लगती है इम्पोर्टेंट, उसको मैं यहाँ पे आपका पेस्ट करके आपको पढ़ा देता हूँ, ओके? सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी जो वीडियो है वो वीकली पे ही आ रही है। हालाँकि मैंने डेली बेसिस पे ला रहा था, बट किसी कारणवश मैंने वो बंद कर दी। रीज़न था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं खुद जॉब में हूँ, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है? बट मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपकी ये वीकली करंट अफेयर आपके सामने लेके आता हूँ, ओके? सो थैंक यू सो मच।